नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर की महत्ता परीक्षा में भी है और हमारे जीवन में भी है, तो इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन और हरित गृह गैसें या ग्रीन हाउस गैसें जिसको कहते हैं। आप लोगों ने इससे संबंधित प्रश्न भी देखे होंगे और ये चैप्टर पूरा होने के बाद हम लोग देखेंगे दो चैप्टर्स के प्रश्न जो पिछले सारे पेपर्स में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का दोस्तों सीधा सा मतलब ये है कि सामान्य जो हमारी जलवायु है, वो चाहे तापमान हो, चाहे वर्षा हो, चाहे सौर विकिरण हो, उसमें कोई भी परिवर्तन ये जलवायु परिवर्तन है। चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तो जलवायु परिवर्तन में मेनली तीन हमने यहाँ पे रखे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। तीन परिवर्तन और भी बहुत सारे होते हैं। तो पहला है वैश्विक तापन में परिवर्तन। वैश्विक तापन का मतलब है कि विश्व का तापमान या पृथ्वी का तापमान वो चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, वैसे मैक्सिमम बढ़ ही रहा है। ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती ही जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, और भी कई कारण हैं। दूसरा है वायु एवं वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन। तो दोस्तों आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि साल दर साल हमारे यहाँ वर्षा का प्रतिरूप बदल रहा। कभी वर्षा जल्दी हो जाती है, कभी बाद में होती है, यानी जो उसका समय निर्धारित है उसमें कभी लेट हो जाता है, कभी पहले हो जाता है, या कभी असमय वर्षा ही हो जाती है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के ही परिणाम है। अगला है सूर्य ताप की मात्रा में परिवर्तन। दोस्तों इसकी वजह से सूर्य ताप की मात्रा में भी परिवर्तन है, यानी जितना सौर ताप आना चाहिए कहीं पर उससे बहुत अधिक ज्यादा हो रहा है और कहीं पर उससे कम हो रहा है। वैसे कम के चांसेस बहुत कम ही है, बहुत ही रेयर केस होगा जहां पे सूर्य ताप यानी सौर विकिरण कम मिल रहा होगा। मैक्सिमम जगहों पे अधिक ही मिल रहा है। अब इसके बाद जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारणों में से पहला है हरित गृह गैसों का बढ़ता उत्सर्जन, और दूसरा है बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग, और तीसरा है वनों का विनाश। तो दोस्तों हम लोग इन दो पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हरित गृह गैसों का बढ़ता उत्सर्जन। पहले तो हरित गृह गैसों को हम समझ लेते हैं क्या है। ये ठंडे प्रदेशों में ऐसा पूरा कांच का घर बनाया जाता है इस तरीके का, और उसके अंदर जो है पौधे हो गया या जो भी फसल है, थोड़ी बहुत जो भी फसल लोग करते होंगे, फसल भी उसके अंदर करी जाती है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि दिन भर जो सौर विकिरण आएगा, तो सौर विकिरण आने के बाद कांच के ग्लास के अंदर वो चला तो जाएगा, लेकिन निकलने के टाइम, परावर्तित होने के टाइम वो बहुत धीरे धीरे निकलेगा। तो कांच के घर के अंदर का तापमान मेंटेन रहेगा, मतलब जितना जरूरत है पेड़ पौधों के लिए उनको उतनी ऊष्मा या सौर विकिरण मिलता रहेगा। इस वजह से इनको ग्रीन हाउस कहा जाता है। ग्रीन हाउस इनको कहा जाता है। अब इसी से हम लोग समझते हैं पृथ्वी पर इसका प्रभाव कैसे चल रहा है। ये मान लीजिए सूर्य है और यहाँ से सौर विकिरण लगातार हमारे वायुमंडल और पृथ्वी पे आ रहा है। तो इसको और बेहतर समझ में तब आएगा जब आप पर्यावरण का चौथा भाग, जहाँ पे हमने ऊष्मा बजट पढ़ाया था। ऊष्मा बजट का मतलब है कि कितना सौर विकिरण पृथ्वी पर आता है और कितना कैसे लौट जाता है। अगर चौथा पार्ट आप देखेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे ऊष्मा बजट, लेकिन यहाँ मैंने काफी कुछ बनाने का प्रयास किया है। देखते हैं, ये सौर विकिरण आ रहा है इधर से, कुछ परावर्तित हो जा रहा है। अब कितना कैसे परावर्तित होता है ये चौथे भाग में आप ऊष्मा बजट देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो बाहर जाता हुआ अवरक्त विकिरण है, इंफ्रारेड इंसुलेशन, इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण यहां से बाहर जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस करती क्या है? मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड इस अवरक्त विकिरण को रोक लेती है।
सूर्य के परावर्तित होने वाले और अवरक्त विकिरण को यहाँ से देखिए परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जा रहा है। लेकिन अब जैसे वायुमंडल प्रदूषित होगा, बहुत तरह की दुनिया भर की गैसेज होंगी वायुमंडल में, इस तरह से हरी हरी जो भी है, ये ग्रीन हाउस गैसों को हमने डिनोट किया है, प्रदर्शित किया है। तो अब जितना अवरक्त विकिरण निकल जाना चाहिए था, इन गैसों की सघनता की वजह से वायुमंडल में ये बाहर नहीं निकल पाते उतनी दर में, जितनी दर में निकलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर अवरक्त विकिरण यहाँ से वापस आ जाएगा इसी वायुमंडल में, तो जाहिर सी बात है ये हमारे वायुमंडल को क्या करेगा, तापमान को बढ़ाएगा, गर्म करेगा, और उसकी वजह से ही जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये है हमारा कैसे ग्रीन हाउस गैसेज प्रभाव डाल रही हैं जलवायु परिवर्तन में या वैश्विक तापन में, तापमान बढ़ाने में। आप समझते हैं कौन कौन सी हरित गृह गैसें हैं। दोस्तों, एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता हुआ था, 2005 से प्रभावी हुआ है, और 1997 में इसका प्रस्ताव रखा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल। तो 2005 से प्रभावी हुआ था। इसमें मुख्यतः 6 ग्रीन हाउस गैसेस को बताया गया कि ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। कौन कौन सी? पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी मुख्यतः वनों का जो विनाश किया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, उसकी वजह से हो रही है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे जितने भी वन हैं वो ये खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेते हैं और उसकी जगह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन गैस बना के हमें देते हैं। तो जितने वनों का विनाश होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और भी बहुत से कारण होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के, जैव ईंधनों का दहन किया जाता है तब भी बढ़ता है। अगला है मीथेन। नम भूमि या आर्द्र भूमि यानी दलदली भूमि, यहाँ पे मीथेन का निर्माण होता है कृषि कार्यों में, कूड़े के ढेर में, और जो पशु जुगाली करते हैं, ये प्रश्न याद रखिएगा। जैसे भैंस और गाय हो गई, मुंह चलाया करती हैं और उनके मुंह में झाग बनता है, तो उसमें भी मीथेन का निर्माण होता है जुगाली करने वाले पशुओं के द्वारा। नाइट्रस ऑक्साइड जैव ईंधनों के दहन करने से बनता है। HFCs, ये दोस्तों केवल एक गैस कोई नहीं है, ये 19 गैसों का पूरा समुच्चय है, जिसमें HCF23 को सुपर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। HCF23 को सुपर ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी भूमंडलीय तापन क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 14,000 गुना ज्यादा होती है। परफ्लोरोकार्बन, एल्युमिनियम उद्योग में ये इसका उत्सर्जन होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मैग्नीशियम के परिष्करण के टाइम इसका उत्सर्जन होता है। तो ये 6 गैसें हैं जो नीले से लिखी हैं, एक क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार बताई गई हैं। अब इसमें अगर प्रश्न में क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे ज्यादा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैस पूछी जाती है, तो निसंदेह सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, ये अन्य 3 हरित गृह गैसें और हैं, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। तो अगर क्योटो प्रोटोकॉल का जिक्र है और जलवाष्प ऑप्शन में नहीं है, तो आपका उत्तर वैश्विक तापन बढ़ाने में सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यदि जलवाष्प ऑप्शन में है और क्योटो प्रोटोकॉल का कोई जिक्र नहीं है प्रश्न में, तो आपका उत्तर होगा जलवाष्प, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन जलवाष्प बढ़ाता है। क्यों, कैसे? जलवाष्प सौर विकिरण को तेजी से अवशोषित करता है, सौर विकिरण को तेजी से अवशोषित करता है और वो भाप बनकर हमारे वायुमंडल में ही बना रहता है जलवाष्प। लेकिन जो उसकी ऊष्मा है, जो सौर विकिरण उसमें अवशोषित किया गया है, वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाता, वो किसी न किसी इसी तरह से वायुमंडल में बना रहता है। तो सबसे खतरनाक जो वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है वो है जलवाष्प, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ऑप्शन में जलवाष्प नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा। अगर जलवाष्प है तो जलवाष्प ही सही होगा,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ये पहले परफ्यूम्स में जो हम लोग परफ्यूम लगाते हैं उसमें यूज किया जाता था और फ्रिजों में यूज किया जाता था, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन परत को नुकसान करता है। ओजोन परत के नुकसान का मतलब है उसमें छिद्र होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो, तो जिससे पराबैंगनी प्रकाश और अवरक्त प्रकाश ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आएगा और उससे तापमान में वृद्धि होगी। तो इसको किसी एक समझौते, शायद पेरिस समझौते में इस पर बैन लगा दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई है इसके प्रयोग पे। तो अब जो परफ्यूम्स में यूज की जाती है वो HFC ये गैसें यूज की जाती हैं, इनमें से कोई गैस, और फ्रिजों में भी HCFC इसी के समुच्चय का एक गैस है, वो यूज की जाती है फ्रिजों में, और परफ्यूम्स में भी HFC अब यूज करी जाने लगी है। इसी तरह से ओजोन गैस भी प्रभाव डालती है। तो ये हरित गृह गैसों का हो गया। और वनों का विनाश, आपको पता ही है कि इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। अब इस जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौतों पे चर्चा करते हैं। तो इससे संबंधित पहला समझौता तो 1992 में, खैर ये रियो या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। शुरुआत जलवायु परिवर्तन समझौतों की हो गई थी 1972 में, लेकिन जो मुख्य है, जो पूछा जाता है, वो पहला समझौता है रियो या पृथ्वी सम्मेलन, और ये 1992 में हुआ था। रियो एक जगह है, रियो डी जेनेरियो, तो वहां पे ये पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से इसलिए जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो भी एक जगह का नाम है, ये 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। फिर पेरिस समझौता 2015 में हुआ, इसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों भारत में भी एक जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना चल रही है, और इस राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 राष्ट्रीय मिशन सम्मिलित हैं, जैसे सौर मिशन सम्मिलित है, और इस तरह के 8 हैं, वो हम बाद वाले पार्टों में लिखवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन समझ में आया होगा, कैसे क्या फर्क पड़ रहा है ये भी समझ में आया होगा, और गैसें भी समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले भाग में फिर इसके आगे की चीजों पे और प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।